हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ईटू लर्न में। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर यानी 2023 का हिस्ट्री पेपर का हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल हो चुका है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ सब्जेक्टिव का हल होगा। अगर वीडियो आप शुरू से देख के जाते हैं तो आपको इसमें आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है। एक अच्छे उत्तर किस प्रकार लिखे जाते हैं वो ये वीडियो में बताए गए हैं। और आप लोग देख लीजिए जितना नंबर का रहेगा उस तरह का पॉइंट देकर ही लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें 3 खंड रहेगा, खंड ए, खंड बी और खंड सी। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और किस प्रकार उत्तर लिखा जाता है वो भी थोड़ा ध्यान से देखना। प्रश्न के पहला देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या दिया है, 2 पॉइंट यानी 2 नंबर का है। तो 2 नंबर का रहेगा तो हम लोग 2 पॉइंट ही लिखेंगे। जिस प्रकार देखिए आप लिख सकते हैं, हम लिखे हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है। 1 नंबर इसमें आ सकता है। अब पूछा ये तथा यह किस भाषा का शब्द है, तो इसका उत्तर देना यह सिंधी भाषा का शब्द है। इस प्रकार लिखने से आपको नंबर में कोई कटौती नहीं होगा और आपको फुल नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को जो है ना सो आपको आइडिया देखता है कि किस प्रकार वो लिखा गया है। आप जिस प्रकार लिखेंगे ना उसी प्रकार आपको नंबर मिलेगा। आप भले ही कितनों अगर यही हम लिख देते एक ही लाइन में सब भर के तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पॉइंट वाइज जब हम पॉइंट वाइज के थ्रू लिखते हैं तो उसको बहुत ही चेक करने में भी आसान होता है और क्लियर भी दिखाई देता है। इसलिए आप लोग जब भी लिखेंगे तो पॉइंट वाइज करके ही लिखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, खानका से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खानका। इसका सही आंसर हो जाएगा खानका का मतलब मठ या आश्रम होता है। सूफी संत अपने खानका विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण शामिल होते थे। सूफी संत का काम क्या है, जागरण वगैरह करेगा, कथा करेगा, कुछ अच्छे प्रवचन देंगे जो कि भक्तगण को लगे कि ना सुनने में अच्छा लगता है। तो वहाँ पर बैठ के क्या करते थे वो लोग, सूफी संत कानों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे। चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न, गोपुरम क्या है। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार को कहा जाता है। ये अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते हैं। गोपुरम जो मंदिर के प्रवेश द्वार चारों तरफ जो होते थे पाया जिस रास्ते से हम जाते हैं उसके बाद क्या होता है, बरंडा हम लोग बोलते हैं। उस जगह को क्या कहा जाता है, गोपुरम। और ये देखिए उसके बाद इतना लिखने के बाद थोड़ा और बढ़ाकर लिखना है, यह संभवतः सम्राट की ताकत आद दिलाते थे जो ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न पूछ रहा है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया है। तो इसका दो नंबर का है तो 2 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट लिखना है। देखिए गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, ये हो गया। वह बाबर की पुत्री थी। इस तरह लिख देने पर आपको जो ही 1 नंबर, इस 2 नंबर तो इसमें मिल ही सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न पूछ रहा है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम लिखिए। तो संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता जो थे, सिद्धू और कानू दोनों भाई थे। संथाल विद्रोह का शुरुआत जब हुआ था वो 1855 में हुआ था। ये भी थोड़ा लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा बात होगा। प्रश्न के 6, आइन ए 10 साला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइन ए 10 साला प्रणाली का प्रतिपादक अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे, जिसका शुरुआत 1580 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के दौरान किया गया था। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न के 7 पूछ रहा है, इंडो शरणागत स्थापत्य शैली का भारत में 2 उदाहरण दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे का टाउन हॉल जो है सो इंडो सरासेनिक स्थापत्य शैली के द्वारा। दूसरा चेपॉक पैलेस चेन्नई 1768 का पहला इंडो सरासेनिक इमारत कहा जाता है। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। इस प्रश्न में आपको किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है, मात्र 5। आपको 7 प्रश्न दिया रहेगा जिसमें से आपको 5 का उत्तर देना है। एक प्रश्न के लिए 3
अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपको इस प्रकार लिखना है, 3 नंबर कम से कम 3 पॉइंट जरूर देना है। 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिखना जरूरी है, लेकिन आप अगर नहीं होता है 3 पर तो 2 लाइन भी लिखिए तो अच्छे से लिखना है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 8 पूछ रहे धम्म नीति क्या है। धम्म नीति क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, एक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य लोगों में प्रेम, नैतिकता, शांति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जगाकर अपने विशाल साम्राज्य में शांति बनाए रखना था। अशोक ने यह नीति अपनाया था जब वह कलिंग युद्ध जीत चुका था, जिससे कि लड़ाई झगड़ा नहीं होने के कारण एक शांति से जिंदगी जी रहा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है, बासरा तथा बेसरा से आप क्या समझते हैं? बासरा तथा बेसरा से आप क्या समझते हैं? तो इसका देखिए, बासरा के अंतर्गत वे सिलसिले थे जो बासरा यानी इस्लामिक कानून को मानते थे और नमाज, रोज़ा आदि नियमों का पालन करते थे। इनमें से प्रमुख थे सो चिश्ती जो थे सो प्रमुख थे। सुहरवर्दी, फिरदौसी, कादिरी व नक्शबंदी सिलसिले थे, इन सभी में प्रमुख भाग लिए थे। लेकिन बेसरा यानी बेसरा मतलब होता है कि इस्लाम कानून को नहीं मानने वाले। बेसरा सिलसिलों में शरीयत यानी इस्लाम कानून के नियमों को नहीं मानने वाले थे, जिनमें से कलंदर, फिरदौसी सिलसिले इस समूह में संबंधित थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहाँ तथा किसने लागू किया था? देखिए तीन प्रश्न दिया है ना, 3 नंबर का दिया है। तो देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है कब, दूसरा है कहाँ और तीसरा किसने लागू किया। 3 पॉइंट पूछा है तो आपको 3 पॉइंट का आंसर देना है। अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793 में लागू हुआ था। देखिए पहला कब का मिल गया उत्तर। अब देखिए अगला पूछ रहे कहाँ लागू हुआ था? तो बंगाल में। किस स्थान पर लागू हुआ था? तो बंगाल जो है सो बंगाल में लागू हुआ था। अब अगर पूछे किसने लागू किया था तो इसका हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त का लागू जो है सो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेता का नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 के क्रांति के 5 प्रमुख नेता। आप इस प्रकार लिखिएगा, जनरल बख्तर खां, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। अगर आप लोग याद रखते हैं कि जनरल बख्तर खां कहाँ का है, 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि जनरल बख्तर खां कहाँ का है, तो दिल्ली लिख सकते हैं। अगर याद करके जाइएगा तो ये भी अच्छा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, साफ तौर पर इसकी वजह उनकी प्रशासनिक क्षमता और आधुनिक दृष्टि निश्चयी होना है। देश जब आज़ाद हुआ था तो 565 रियासतों में थी। उस वक्त कितना था? 565, जिनमें से जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम भारत के साथ फिर भी नहीं जुड़ना चाहते थे। जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त 565 रियासतें थी। इनमें से एक जूनागढ़ जो है और निजाम यानी कि हैदराबाद के निजाम जो है सो भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। ये लोग अलगे एक राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दोनों को अपने कुशल रणनीति, जानबूझ और सैन्य प्रबल के कारण उन्हें भारत में अभिन्न अंग यानी कि अलग होने से बचाया और विभिन्न रियासतों को भारत संघ के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने के लिए सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13 पूछे भारत में मुगल वंश के स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दें। यानी संक्षेप मतलब छोटे से जानकारी लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध को हराया। बाबर ने क्या किया था? सबसे पहले इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हरा दिया था। मुगल साम्राज्य ने उन्हें उत्तरी भारत के शासकों के रूप में दिल्ली का सुल्तान
का स्थान लिया। ए भी यानी 3 नंबर का है तो इतना ही लिखना काफ़ी होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 पूछ रहे दांडी मार्च के बारे में लिखें। तो दांडी मार्च हम लोग जानते हैं गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से अरब सागर यानी दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील लगभग 380 से अधिक किलोमीटर दूरी यात्रा किया। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। सेक्शन 3 यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है। जो एक प्रश्न लगभग 5 नंबर का 5 × 3 यानी कि 15 नंबर का होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या पूछ रहे 15 संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा कीजिए। तो इसका सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज देंगे कि भूमि बेदखली, हिंसा, संथाल भूमि का अतिक्रमण, अत्यधिक ब्याज, और एक पॉइंट लेते हैं यूरोपीय लोगों द्वारा उत्पीड़न। 5 पॉइंट इसलिए लिया गया है क्योंकि 5 नंबर का है जिसमें 5 पॉइंट तो लेना है। अगर आप लोग अधिक लेते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट है भूमि से बेदखली यानी कि अलग कर देना। जमींदार, पुलिस, राजस्व और अदालत ने संथाल से जबरन वसूली कर संयुक्त कार्रवाई की यानी कि जबरदस्ती उस पर क्या करता था, उसी का जमीन है और उसी के ऊपर टैक्स वसूलता था। अब अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 2 हिंसा, संथालों के साथ व्यक्तिगत हिंसा की, उनके साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए और संथाल को झुकाया गया। इसके कारण से भी यह एक 1857 का संथाल विद्रोह भी था। अगला प्रश्न देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं संथाल भूमि का अतिक्रमण। धनी किसानों ने काश्तकारों की भूमि पर अतिक्रमण किया। वे संथालों के मवेशियों को ले गए यानी कि संथालों की भूमि का अतिक्रमण। जो धनी किसान थे काश्तकारों की भूमि पर अतिक्रमण किया था, वे संथालों के मवेशियों को ले जाते थे, उनके ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे, जिनके कारण ये संथाल विद्रोह हुआ था। अब देखिए अगला पॉइंट है अत्यधिक ब्याज दर। साहूकार ने संथालों को जिस दर पर ब्याज दिया वह दर बहुत अधिक थी यानी बहुत ज़्यादा ब्याज था। जैसे कि अधिक ही होगा ब्याज अधिक होने के कारण यह संथाल विद्रोह हुआ था। अब देखिए यूरोपीय लोग द्वारा उत्पीड़न। यूरोपीय लोग जो थे बिहार में रेल निर्माण के लिए लगाया गया था। बिहार में जो है सो रेल निर्माण के लिए लगाया गया था। पहले झारखंड और बिहार एक ही था। बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है 2000 ईस्वी में, लेकिन जब पहले थे अंग्रेज के ज़माने में लगभग 18वीं 19वीं सदी में तो एक ही थे। इसलिए यूरोपीय लोग बिहार में रेल निर्माण के लिए जब गया था तो इन यूरोपीय लोगों ने संथाल महिलाओं के साथ अपहरण और यहाँ तक कि उनकी हत्या कर दी थी। अपहरण करके उनकी हत्या भी कर दिया जाता था, इसलिए संथाल विद्रोह हुआ था। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अब पूछा कि स्वरूप लिखिए। तो संथाल विद्रोह अंग्रेज के विरोध एक प्रमुख आदिवासी विरोध आंदोलन सिद्ध हुआ। आदिवासी लोगों की स्थानीय शिकायतों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन में बड़े बदलाव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस आंदोलन ने भारत के लोगों को औपनिवेशिक शासन, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। मतलब शुरू किया कि अगर कोई अन्याय करता है, शासन करता है, अत्याचार करता है तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, आंदोलन जारी करेंगे और आंदोलन से उनको मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ का लिंक भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका आंसर यही होगा। अब अगला देखिए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता पर चर्चा कीजिए। यानी भारतीय जो संविधान है उसका
प्रमुख विशेषता क्या उन पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सबसे लंबा लिखित संविधान जो है सो भारत का है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लिखित संविधान में सबसे लंबा है। यह एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत है, यानी कि बहुत ही लंबा ही है और अच्छे है। दूसरा देखिए, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। हमारे संविधान जो है सो एक जगह से नहीं बनाया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गर्व से कहा है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे ज्ञात संविधान का निचोड़ करने के बाद तैयार हुआ है। ये भी एक संविधान का प्रमुख है। संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण। भारत संविधान सरकार के संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषता शामिल होंगे, जितने भी विशेषताएं सभी शामिल होंगे। कानून का शासन। इसमें क्या है कि कानून का शासन में भारत में लोग कानून द्वारा शासित होते हैं। अगर कानून नहीं रहेगा ना तो सभी लोग अपना मनमर्जी काम करेगा। किसी को गोली दिन में मार देगा तो किसी का जमीन लूट लिया जाएगा। जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी परेशान होगा। इसलिए BR अम्बेडकर साहब ने इस कानून को अधिक शासन दिया और सभी के ऊपर लागू किया, ताकि सभी लोग कानून के जरिए एक अच्छे से जीवन यापन कर सके। और व्यक्ति कानून के ऊपर कोई नहीं है। कानून जहाँ चलेगा वहाँ व्यक्ति चाहे कितना बड़ा भी हो क्यों ना, कानून के आगे उसे रहकर ही कोई भी काम करना होगा। अब देखिए, इसमें मौलिक अधिकार भी दिया है। मौलिक अधिकार जो है मेन पॉइंट है। भारतीय संविधान का भाग सभी नागरिकों को 6 मौलिक कर्तव्य गारंटी देता है। 6 मौलिक कर्तव्य जो है सो सभी नागरिक को देता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है। अब देखिए, इनसे निष्कर्ष क्या निकलता है। इसमें निष्कर्ष जो निकलता है, भारतीय संविधान का अनूठा दस्तावेज है जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाता है। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशों, सिद्धांतों, संघवाद, स्थानीय शासन, धर्म निश्चय, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों के संबंध में इसके प्रावधान भारतीय समाज की विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। संविधान ने देश के सद्भाव और एकता बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, विविधता राष्ट्र पूर्ण रूप से विकसित होने की मदद की। अगर आप लोग ये भी उत्तर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये भी आंसर सही होगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय विजयनगर का साम्राज्य। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कैसे थे? क्या कारण था जो इसको महान शासक बोला जाता था? तो देखिए, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजा थे, जिनका संबंध तुलु वंश से था। उनका शासन की विशेषता राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्ण नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भू क्षेत्र रायचूर दबाव पर अधिकार अपने राज्य का विस्तार और आर्थिक सुदृढ़ के कारण हुआ था। कृष्णदेव राय जो था सो तुंगभद्रा और नदी के बीच में जो उपजाऊ जमीन था उसको क्या किया था, अपने राज्य में अच्छे से शामिल किया था, जिसके कारण उन्हें आर्थिक सुदृढ़ हुआ। मतलब आर्थिक में व्यवस्था मिला। खाने पीने की उतना किल्लत जनता को नहीं होती थी। और देखिए, वीरता के साथ साथ विजयनगर का साम्राज्य शासन व्यवस्था के आधार पर विश्व में अतुलनीय था। सुंदर नगर रचना और सभी के शांतिपूर्व जीवन यापन करने की सुविधा यहाँ की विशेषता में 4 चांद लगाती थी। जाति पूजा पद्धति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। अभी के लोग क्या करते हैं कि ये धर्म के प्रति लड़ते हैं, ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है, इस कारण से। लेकिन विजयनगर जब साम्राज्य था तो पूजा और जाति धर्म के पर कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। यहाँ पर राजा का धर्म गो एवं प्रजा का पालक माना जाता था, इसलिए इसे कृष्णदेव राय को महानतम शासक बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषता पर चर्चा कीजिए। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है इसका प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये एक पॉइंट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसको लिखना है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है, इसको भी लिखना बहुत जरूरी है।
सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली पक्की। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है सो जॉन मार्शल ने किया था, और खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी का योगदान रहा। ये दोनों ने खुदाई और खोज तो जॉन मार्शल ने किया था, लेकिन खुदाई जो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली पक्की ईंटें की ढकी हुई नालियाँ मिली हैं। रसोई घर, स्नानघर, सीढ़ियाँ आदि मिली है। सड़कें समकोण पर काटती है। सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। प्रत्येक मकान में कुएं का उल्लेख मिला है। कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है। 3-4 कमरों का मकान उल्लेख मिलता है। ये सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता है। और देखिए, अब सामाजिक जीवन में कैसे थे। सामाजिक जीवन में सूती वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। पुरुष व छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे तथा हल्की फुल्की मूछ रखते थे। ये इसके सामाजिक जीवन था। अब देखिए, आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी के आर्थिक जीवन किस प्रकार था वो देख रहे हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे। सिंधु सभ्यता के कृषि हल स्थान पर कांटेदार पांच अथवा हीरो यानी कि नुकीली कुदाल खेती करते थे। पांच अथवा हीरो से क्या करते थे, कुदाल से खेती करते थे। कांसे का प्रयोग भी मिलता है। इसमें क्या मिलता है, कांसे का प्रयोग। अब धार्मिक विश्वास, धार्मिक में भी यहाँ लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। धार्मिक विश्वास सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त पत्थरों की छोटी मूर्तियाँ, मोहरों और मिट्टी के मूर्ति का अध्ययन से पता चलता है कि धर्म कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लोग धार्मिक पूजा में विश्वास भी रखते थे। परम पुरुष का योगेश्वर की उपासना भी करते थे। नाग पूजा, जल पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, पशु पक्षी पूजा, सूर्य पूजा, मातृ देवी की पूजा, अज्ञात शिव की पूजा, पशुपति की पूजा आदि का प्रचलन था। यहाँ पे कई सारे इन सबको पूजा किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। ये इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। शुरू जो है सो 8 अगस्त 1942 में किया गया था, जिसका मकसद था भारत माँ को अंग्रेज के गुलाम से आज़ाद कराना था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने हमारे देश को कब्जा कर लिया था। ये आंदोलन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया था। बापू ने इस आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से की गई थी। मुंबई के अधिवेशन वहाँ से शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1942 में किया गया था। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे। एक दिन पहले ही क्या हुआ था, 8 अगस्त को शुरू किया, लेकिन जब 9 अगस्त को शुरू करने वाला था तो कांग्रेस कमेटी के जो थे वो लोग गिरफ्तार हो चुके थे। गिरफ्तार हो जाने के कारण कांग्रेस और गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। यही नहीं, अंग्रेजों ने गांधी जी को अहमदनगर किले में नज़रबंद कर दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 940 लोग मारे गए थे और 1630 घायल हुए थे, जबकि 60,229 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता ही मिली थी, यानी कि सफलता नहीं मिला था। लेकिन इस आंदोलन ने 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया था। युद्ध के अंत में ब्रिटिश सरकार ने संकेत दिया था कि सत्ता का हस्ताक्षर करने से उन्हें क्या हो जाएगा, भारतीय हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे कि कांग्रेस नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।